हेलो एवरीबॉडी, आई एम अरविंद मिश्रा फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हीट और टेम्परेचर। इसमें सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या है। तो जैसे अगर हम किसी चीज को छूते हैं, टच करते हैं, तो हमें अनुभव होता है, हमारा माइंड हमें बताता है अरे ये तो गर्म है या ये ठंडा है। तो सब मान लीजिए कि हमारे पास तीन चीजें हैं। एक वेसल है जिसमें वाटर रखा हुआ है, दूसरा वेसल है उसमें भी वाटर रखा हुआ है, और एक और वेसल है इसमें भी वाटर रखा हुआ है। अगर इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, इसका 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, इसका 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो सबसे पहली चीज तो हम अभी जानते हैं, अभी मैंने यहां से लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि टेम्परेचर क्या होता है। लेकिन अगर हमें नहीं पता है कि टेम्परेचर क्या होता है तो हम क्या करेंगे, हम इसे टच करेंगे, और जब हम टच करेंगे तो हमें ये हमारा माइंड कहेगा कि ये ज्यादा गर्म है। जब इसे टच करेंगे तो हमको लगेगा कि ये गर्म तो है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम गर्म है। जब हम इसे टच करेंगे तो ये इसके कंपैरिजन में और कम गर्म लगेगा। अगर हम लोग और रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में बात करें, जैसे अगर अपने कमरे में जो हम लोग जिस सिचुएशन में रहते हैं उससे बात करें तो हमें ये नॉर्मल लगेगा। तो ये हार्डनेस और कोल्डनेस ये हमारा माइंड जो है सेंसेशन के थ्रू रीड करता है, वो ऑब्जर्व करता है। लेकिन अगर हमें इस चीज को एक्सप्रेस करना हो तो इसे एक्सप्रेस करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी की हमको जरूरत पड़ेगी। इस क्वांटिटी को जो हम लोग है उसे टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के हार्डनेस और कोल्डनेस को, वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसे मापने का एक तरीका है, एक के माप को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये टेम्परेचर। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर is Kelvin, represented by K। SI यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो केल्विन होती है, और इसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है, लेकिन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम और यूनिट्स की भी यूज करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो यूज होती हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम अपनी यूनिट भी बना सकते हैं, हम अपनी स्केल बना सकते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इस नाते मैंने एक और टर्म लिखा है, न्यू स्केल। इन स्केल्स को डिफाइन करने के लिए हम दो फिक्स्ड पॉइंट्स का यूज करते हैं। पहला फिक्स पॉइंट जो है उसे हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं, दूसरा फिक्स पॉइंट जो है उसे हम लोग अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है, ये लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है उसे हम आइस पॉइंट बोलते हैं। मतलब एक ऐसा समय जहां पे आइस मेल्ट हो रहा हो एक एटीएम प्रेशर। हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे आइस मेल्ट हो रहा हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm। ये अपर फिक्स पॉइंट, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे वाटर बॉयल हो रहा हो और एटमॉस्फेयर और प्रेशर 1 atm। हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसे थर्मोमीटर कहते हैं। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाइए तो आपके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए
लिक्विड थर्मामीटर का वो यूज करते हैं जिसमें मरकरी पड़ी होती है। ये मरकरी जो है वो एक सब्सटेंस है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ बदलती रहती है, और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस की टेम्परेचर के साथ बदल रही होती है इसी को हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये जो सब्सटेंस जिसकी फिजिकल के साथ बदल रही होती है इसको हम थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। तो अगर हम एक क्लिनिकल थर्मोमीटर लें, और इसके बल्ब में मरकरी फिल कर दें, और इस थर्मामीटर को अगर हम एक ऐसे बात के पास लेके जाएं जहां पे आइस हो, तो ये मरकरी जो है वो कुछ लेंथ ऊपर जाएगी, एक लेंथ दिखाएगी, शो करेगी। और अब फिर अगर हम लोग इसी थर्मामीटर को कुछ समय के बाद एक ऐसी जगह पे लेके जाएं जहां पे वाटर बॉयल कर रहा हो, तो ये मरकरी जो है ये अपने लेंथ को एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करके वो कहीं यहां पे पहुंचेगी। मान लीजिए इस हाइट को जो है वो हम लोग एल कहते हैं। मींस जब हम थर्मामीटर को आइस बाथ में रखे तो मरकरी का लेवल ये था, मतलब ये लेवल कब मिला जब लोअर फिक्स पॉइंट था। ये लेवल कब मिला जब हमने वहां पे रखा बॉइलिंग वाटर में रखा, मतलब ये कौन सा फिक्स पॉइंट हो गया, ये अपर फिक्स पॉइंट। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एल कहलाया। और ये जो एल है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने इस चीज को पाने के लिए केवल किसका यूज किया है, आइस का यूज किया है और बॉइलिंग वाटर का यूज किया है। मतलब कि ये जो गैप है ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा इस लेंथ, इसी नाते हम इसको एक फिक्स लेंथ एल कह रहे हैं। आइए अब हम लोग जो है अपनी स्केल्स को डिफाइन करते हैं। हमने पहले भी बताया था कि टेम्परेचर स्केल्स को डिफाइन करने के लिए हम दो फिक्स पॉइंट यूज करेंगे, एक लोअर फिक्स पॉइंट और एक अपर फिक्स पॉइंट। इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे मैंने एल कह दिया। मान लीजिए अब यही थर्मामीटर जो है इसे हम किसी ऐसी चीज के पास रखते हैं जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है। तो जब हम रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो मरकरी की हाइट है वो फिर कुछ ऊपर जाएगी, और मान लेते हैं वो किसी इस हाइट पे मरकरी हमें मिलती है। इस हाइट को जो है वो हम एच कहते हैं। ये जो हाइट है इस हाइट को हम लोग कह रहे हैं कि ये एच। तो अगर हमें इस सब्सटेंस के टेम्परेचर मेजर करना है तो हमने थर्मामीटर को सब्सटेंस के पास रखा और हमने देखा कि मरकरी एक्सपेंड कर गया कितनी हाइट, एच हाइट। और अब हम लोग यहां आते हैं, हम लोगों ने कहा कि यहां पे जो ये हाइट है ये एच हाइट है, और इस स्केल पे जो एच हाइट है उसे मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है वो सी है, यहां पे मैंने कहा ये एफ है, यहां पे मैंने कहा ये के है, और यहां पे मैंने कहा ये टी एन। एक एक करके स्केल्स को देखते हैं। सेल्सियस स्केल, जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट था उसे हम लोगों ने कहा कि ये इसको हम लोग कहेंगे ये 0 डिग्री सेल्सियस। जो अपर फिक्स्ड पॉइंट था उसे हम लोगों ने कहा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस। और जो सब्सटेंस जिस लेंथ तक बढ़ा उस पॉइंट को हम लोगों ने कहा कि ये सी, इसे हम लोगों ने एक नाम दिया ये सी। अब हमें ये बात पता है कि हम चाहें तो एल और एच इनके बीच में रिलेशन बना सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हम h बाई एल फाइंड कर सकते हैं, और ये वैल्यू अभी मैं कह रहा हूं कि ये कांस्टेंट हो। और आपको पता है कि ये कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने के लिए जो चीजें हम लोगों ने यूज की हैं उसमें इन वैल्यूज का कोई रोल नहीं। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें
तो फ़ारेनहाइट स्केल में हम लोगों ने लोअर फिक्स पॉइंट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा, अपर फिक्स पॉइंट को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा, और जो सब्सटेंस का टेम्परेचर था उसे एफ कहा। ऐसे ही केल्विन स्केल में हम लोगों ने लोअर फिक्स पॉइंट को 273.15 केल्विन कहा, जो अपर फिक्स पॉइंट है वो 373.15 केल्विन कहा, और जो सब्सटेंस का टेम्परेचर था उसे हम लोगों ने के कहा। ऐसे ही हम लोगों ने एक नई स्केल डिफाइन की जिसमें लोअर फिक्स पॉइंट जो था उसे टीएल कहा, जो अपर फिक्स पॉइंट था उसे टीएच कहा, और जिस पॉइंट पे हमें टेम्परेचर पता लगाना था उसे हम लोगों ने टीएन कहा। अब सारी स्केल्स के लिए ये हाइट सेम होगी और ये हाइट जो है वो भी सेम होगी। हम कह सकते हैं सारे स्केल्स के लिए जो h/l है इसका रेशियो कांस्टेंट होगा। इसी रेशियो का यूज करके हम लोग एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं ये हाइट मतलब h/l मीन्स टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, मतलब पहले स्केल जो पहला स्केल है या जो हम लोगों ने इस पहले स्केल को क्या कहा है सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस स्केल पे जो टेम्परेचर है माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन ये हाइट कैसे निकलेगी, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसी को मैंने लिखा अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑन फर्स्ट स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन फर्स्ट स्केल। अगर इसको मैथमेटिकली हम लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं c माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 माइनस 0 इक्वल टू नो h रेशियो है इस स्केल में भी उतना ही होगा। तो अब इस स्केल में अगर ये रेशियो निकाला जाए तो हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे ये लेंथ कैसे निकालें f माइनस 32 फ़ारेनहाइट स्केल में भी जो ये हाइट h होगी और ये लेंथ l, इनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इस h हाइट को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं f माइनस 32, मतलब टेम्परेचर ऑन अगर हम केल्विन स्केल में देखें तो जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो 273.15 केल्विन है और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है वो 273.15 केल्विन है, और जो सब्सटेंस का टेम्परेचर हमने लिया है उसे K कहा है। तो अगर हम एक बार फिर कहें तो हम फिर वही काम करेंगे कि h/l जो है वो कांस्टेंट है, तो h जो होगा वो होगा इक्वल टू K माइनस 273.15 अपॉन l जो है वो होगा 373.15 माइनस 273.15। हमने एक नई स्केल ली, जो नया स्केल हमने लिया उस पे लोअर फिक्स्ड पॉइंट हमने TL कहा, अपर फिक्स्ड पॉइंट जो था उसे TH कहा, और जो टेम्परेचर हमको मेजर करना था उसे मैंने TN कहा। तो एक बार फिर इस स्केल के लिए भी हम लोग h/l को कांस्टेंट कहेंगे। यहाँ पे h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी TH TL माइनस TL अपॉन TS माइनस T। अगर इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं c माइनस 0 इक्वल टू c अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू 100 इक्वल टू f माइनस 32 बाई 212 माइनस 32 180। Similarly, k minus 273.15 upon 373.15 minus 273.15 equal to 100।
इन दोनों को एक साथ कंपेयर करने की कोशिश की जाए तो हम कह सकते हैं C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180। हम लिख सकते हैं C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। C इक्वल टू F/9 F माइनस, ये एक रिलेशन हमने स्टैब्लिश कर दिया सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल में। सिमिलरली हम एक और रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं C/100 इक्वल टू K माइनस 273.15/100। C इक्वल टू K माइनस 273। इस तरीके से हमने सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन स्टैब्लिश किया। हम चाहें तो इन दोनों को कंपेयर करके फारेनहाइट और केल्विन स्केल में भी एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम चेंज इन टेम्परेचर दो स्केल्स में कैसे कंपेयर करते हैं। मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस था, इसका कुछ टेम्परेचर था, तो जब हम लोग इस मर्करी थर्मोमीटर को यहां पे रखेंगे तो ये जो मरकरी की लेंथ है वो कुछ इंक्रीज करेगी। अगर मान लीजिए वो लेंथ जो है वो लोअर फिक्स्ड पॉइंट से H1 हाइट पे, अब हम क्या करते हैं इस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर अगर हम लोग अपने थर्मोमीटर को इस सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाएं तो हम देखेंगे एक बार फिर जो मरकरी है उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन इस बार जो लेंथ है वो पहले से कुछ अलग होगी। अगर मान लीजिए उस हाइट को हम लोग H2 कहें तो इन दोनों हाइट्स का जो डिफरेंस होगा वो H2 माइनस H1 होगा और ये जो हाइट है वो उस स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा जो टेम्परेचर में चेंज के कारण आया। और एक बार फिर हम कह सकते हैं कि H2 माइनस H1/L जो ये टर्म होगा ये कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर ऑन वन स्केल, ये H2 माइनस H1, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर ऑन वन स्केल अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन फर्स्ट स्केल इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑन अदर स्केल अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑन सेकेंड स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन सेकेंड स्केल। तो इसी को अगर हम लोग फॉर्मुलेट करें तो हम इस तरीके से इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर ऑन वन स्केल अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑन अदर स्केल अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अगर इस स्केल्स जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं उनके लिए हम ये फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल डेल्टा C अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 100 माइनस 0। चेंज इन टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट स्केल अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। चेंज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। सिमिलरली चेंज इन टेम्परेचर ऑन न्यू स्केल अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। नो, अगर हम अब इनको कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा C/100 इक्वल टू डेल्टा F अपॉन 180 इक्वल टू डेल्टा K अपॉन 100। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप करते हैं तो 25 तो हम लिख सकते हैं डेल्टा C/5 इक्वल टू डेल्टा F/9 इक्वल टू डेल्टा K/5। अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें
तो हम लिख सकते हैं डेल्टा C इक्वल टू 5/9 डेल्टा F। और सिमिलरली इन दोनों को अगर कंसीडर करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा K। यहां से आप एक स्पेशल चीज देख सकते हैं, वो ये है कि चेंज इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इक्वल होगा चेंज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। मतलब कि जो टेम्परेचर में चेंज सेल्सियस स्केल पे होगा वही टेम्परेचर में चेंज केल्विन स्केल पे भी होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एसआई सिस्टम में टेम्परेचर की जो यूनिट है वो केल्विन है, लेकिन अब हमें पता है कि हम और भी यूनिट्स टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। उसमें जो कुछ पॉपुलर यूनिट्स हैं वो है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रिमेंबर रखनी है वो ये, केल्विन के साथ हम डिग्री का यूज नहीं करते हैं। एक और चीज जो हम लोग जान सकते हैं वो ये है कि अगर किसी चीज की यूनिट को लिखते वक्त केवल टेम्परेचर है तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन दोनों में सेम नहीं होगा। लेकिन अगर चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है तो हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इस नाते कभी कभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सेल्सियस डिग्री का भी यूज करते हैं। मतलब सेल्सियस स्केल में अगर चेंज इन टेम्परेचर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर कहीं यूनिट में इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा हो तो वो इस बात को इंडिकेट करने के लिए आता है कि यहाँ पे जो यूनिट है वो टेम्परेचर को नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, वो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब सेल्सियस डिग्री को हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं। अगर हम उसकी जगह पे केल्विन लिख दें तो कोई चीज गलत नहीं होगी। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा हुआ है या डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे लिखा हुआ है तो अब आपको फार्मूले से ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट आया है ये किस लिए आया है। ये चेंज इन टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेटिव है या ये फिर टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर ये चेंज इन टेम्परेचर के लिए आया है तो उस केस में हम डिग्री सेल्सियस की जगह पे केल्विन लिख सकते हैं। लेकिन अगर केवल ये टेम्परेचर के लिए आया है तो उस केस में हम डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते, फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, इसे डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम कहेंगे सेल्सियस स्केल की डिफिनेशन देने के लिए हम कहेंगे कि सेल्सियस स्केल के पास दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम आइस पॉइंट कहेंगे, एक अपर फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम लोग स्टीम पॉइंट कहेंगे। और इनके बीच का जो स्पेस होता है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और हर एक पार्ट जो होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। Means in this scale lower fixed point is referred as 0 degree Celsius and upper fixed point is referred as 100 degree Celsius and the space between them is divided into 100 equal parts and each part is called 1 degree Celsius. Similarly, in Fahrenheit scale, lower fixed point is regarded as 32 degree Fahrenheit and upper fixed point is regarded as 212 degree Fahrenheit and the space between them is divided in 180 equal parts and each part is called 1 degree Fahrenheit. Similarly, in Kelvin scale, we can say lower fixed point is regarded as 273.15 Kelvin and upper fixed point is regarded as 373.15 Kelvin and the space between them is divided into 100 equal parts and each part is called 1 Kelvin. Generally जो केल्विन की जो यूनिट है उसकी डिफिनीशन हम लोग जो है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के टर्म्स में भी देते हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे।
सब्सटेंस को देखें तो सब्सटेंस जो है वो पार्टिकल्स से बना होता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कई तरीके के मोशंस कर रहे होते हैं, जैसे ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन। और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या एटम्स जो है उनके बीच में फोर्स लग रहा होता है। तो इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस के पास अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको अगर हम इस सब्सटेंस की उसको दो भागों में बांट सकते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण आती है। जो पार्टिकल्स हैं उनके डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन इत्यादि, इसके कारण जो है ये एनर्जी आती है, जिसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है। और ये एनर्जी जो है वो सब्सटेंस के या ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से मेजर की जाती है, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है, तो हम लोग इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से मेजर करते हैं। और ये जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है यही बेसिकली कहलाती है थर्मल एनर्जी। और जो एनर्जी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के कॉन्फ़िगरेशन के कारण आता है, उनके शेप, साइज और उनके पोजीशन, उनके केमिकल कंडीशन, इनके कारण जो एनर्जी आती है उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है वो मापक होता है किस चीज का, उनके पार्टिकल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है तो हमें उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देना चाहिए। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे है एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो उनकी है उसको हमें क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। अगर वो इंक्रीज करेगा तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके, अब हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम एनर्जी के ट्रांसफर को देखें तो एनर्जी ट्रांसफर का दो तरीका है, एक वर्क और दूसरा जो है वो हीट के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होना। तो जब वर्क के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है तो हमें किसी भी बॉडी पे मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करना होता है, उस पर फोर्स अप्लाई करना होता है। और हीट के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होने का मतलब है कि हमें मैकेनिकल वर्क को इन्वॉल्व नहीं करना है। इसका हम हीट को डिफाइन करते हैं, द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व। मतलब बिना मैकेनिकल वर्क को इन्वॉल्व हुए अगर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये जो ट्रांसफर्ड एनर्जी है वही क्या है, हीट है। मतलब हीट क्या है, हीट एनर्जी इन ट्रांजिट है। मतलब जो एनर्जी फ्लो कर रही होगी वही हीट होगी। मतलब कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस के पास इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी होने का मतलब क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोशन कर रहे हैं, मतलब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होने के मतलब इसके पास क्या है, टेम्परेचर। अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा सब्सटेंस इसके कांटेक्ट में लाया जाए, इसके पास भी इंटरनल एनर्जी होगी। इंटरनल एनर्जी होगी तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी तो इसके पास भी एक टेम्परेचर होगा। और अगर इसके पास भी टेम्परेचर है तो इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस भी होगा। तो इसके कारण क्या होगा, जब इनको हम कांटेक्ट में लाएंगे तो कुछ एनर्जी जो है वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जाएगी। किसमें से किसमें जाएगी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उससे जिसका टेम्परेचर कम है उसमें जाएगी। मतलब हायर टेम्परेचर बॉडी से एक एनर्जी लोअर टेम्परेचर बॉडी में जाएगी, ठीक है। और जो एनर्जी फ्लो कर रही होगी, जो एनर्जी यहां से जा रही होगी वही क्या कहलाएगी, वही हीट कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में हीट क्या है, हीट सब्सटेंस के इंटरनल एनर्जी का वो पार्ट है जो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। और जैसे ही ये एनर्जी यहां से फ्लो होके यहां पे पहुंची, अब ये क्या बन जाएगी, ये इसके इंटरनल एनर्जी का एक पार्ट बन जाएगी, इस सब्सटेंस के इंटरनल एनर्जी का
पार्ट बन जाएगी। और अगर ये यहां से निकली हुई एनर्जी, यहां से निकली हुई एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? इंटरनल एनर्जी का एक पार्ट होगा जो निकला होगा। तो अगर इंटरनल एनर्जी का एक पार्ट निकला हुआ है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो है वह उसका कोई भाग निकला हो, या इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई भाग निकला हो। अगर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का कोई भाग निकला होगा तो वो क्या करेगा? वो इसके टेम्परेचर को घटाएगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का भाग निकला होगा तो वो इसके फेज को चेंज करता है। ये हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या क्या होता है इसके आगे। तो अब ये एनर्जी जो यहां से निकली, अब जब एनर्जी फ्लो कर रही है तो वो क्या है? वो हीट है। और जैसे ही इसके पास पहुंची फिर क्या बन गई? इसकी इंटरनल एनर्जी बन गई। अब फिर ये जो एनर्जी आई इसके इंटरनल एनर्जी के रूप में फिर दो काम कर सकती है, या तो इसके इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकती है, या तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा सकती है। अगर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है तो एक बार फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये हीट का फ्लो कब तक होता रहेगा? ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। जैसे ही दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे जो हीट ट्रांसफर है वो बंद हो जाएगा, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जानी बंद हो जाएगी। अगर हम लोग हीट एनर्जी के यूनिट की बात करें तो हीट एनर्जी की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो जूल होती है। हीट के बारे में थोड़ी सी और बात अगर करें तो प्राचीन समय जो था हमारा, उसमें हीट को एनर्जी के रूप में नहीं देखा जाता था। उसे देखा जाता था एनर्जी हीट नहीं है, वो क्या है? वो एक फ्लूइड है जो क्या करती है, जो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने या फेज को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसको कैलोरी में मेजर किया जाता था। दो यूनिटें थी, एक कैलोरी जिसे हम लोग जनरली बोलते थे छोटा कैलोरी, और एक बड़ा कैलोरी मतलब बिग कैलोरी। तो बिग कैलोरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था और स्मॉल कैलोरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। ये जो स्मॉल कैलोरी है ये आपको पता है, ये हीट की अनदर यूनिट है जो अभी भी यूज होती है। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट की जाने वाली जो यूनिट है, मतलब जिसे हम बिग कैलोरी बोलते हैं, इसको जनरली हम लोग 1 किलो कैलोरी कहते हैं। लेकिन अभी भी जब हम लोग फूड में एनर्जी की बात करते हैं तो हम इसी यूनिट का यूज करते हैं, कैपिटल कैलोरी। मतलब अगर हम कैलोरी को कैपिटल सी से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं किसकी? 1 किलो कैलोरी की। अगर हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कैलोरी। अब अगली जो बात आती है वो ये आती है कि भाई इनकी डिफिनीशन क्या है? हम किसे 1 कैलोरी कहेंगे, किसे 1 किलो कैलोरी कहेंगे। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius at 1 atm pressure is called 1 calorie। मतलब अगर हम कहीं 1 ग्राम वाटर ले लें और इसका टेम्परेचर हम राइज करें 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेशर को जो है वो 1 एटीएम रखें, तो हम कहेंगे कि जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, या आप कहेंगे जो हीट हमें रिक्वायर्ड है, वही जो है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी 1 कैलोरी। सिमिलरली अगर हम वाटर को 1 केजी कर दें, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए हमें जो हीट सप्लाई करनी होगी एट 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटीएम प्रेशर पे, वही क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा 1 किलो कैलोरी। जैसा हम लोगों ने पहले देखा कि हीट क्या है। हीट जो है पहले ये सोचा जाता था कि वो एक चीज है, एक फ्लूइड है जो किस काम में आती है? जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने या फेज को चेंज करने के काम में आती है। लेकिन बाद में जूल
जैसे साइंटिस्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने बताया कि किसी बॉडी का टेम्परेचर हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, एक उस पे मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करके और दूसरा बाई सप्लाई हीट को सप्लाई करके। जैसे इसका एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप अपने हाथों को रब करते हैं तो मैकेनिकल वर्क आप कर रहे हैं, और जब आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। हम सीधे सीधे अगर कहें कि हमारे हैंड्स का जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ रहा है। जैसे सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और v वेलोसिटी से चल रहा था और इसके पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो इसे रोकता है। कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो। इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कहेंगे कि पहले इसके पास वेलोसिटी v थी, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, और अब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब अब इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मतलब इसने अपने काइनेटिक एनर्जी को खोया। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर एनर्जी खोई तो वो कहां गई? तो एनर्जी जो है वो इस बॉडी के इंटरनल एनर्जी के रूप में अपीयर होगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ एनर्जी इस सरफेस के इंटरनल एनर्जी के रूप में और कुछ इस बॉडी के इंटरनल एनर्जी के रूप में अपीयर होगी। और अब ये जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी, अब ये हम देखेंगे कि क्या बढ़ा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी कि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। अगर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ गई, इसका मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इसका बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर है इसी को हम क्या कहेंगे कि इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज कर गई, बॉडी का जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ने किया। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ने एक वर्क परफॉर्म किया। और हम दूसरा काम क्या कर सकते थे, हम हीट सप्लाई कर सकते थे। जैसे आपको पता होगा कि आपके घरों में गैस बर्नर पे जब आप कोई भी चीज रखते हो, खासकर वाटर किसी पॉट में रखते हो, तो कुछ समय के बाद आप देखते हो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम हीट सीधे सप्लाई कर रहे हैं और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो बॉडी का टेम्परेचर दो तरीके से चेंज हो सकता है, एक उस पर मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करके और दूसरा उससे क्या हीट सप्लाई करके। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर W वर्क की रिक्वायरमेंट हो किसी दिए गए सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए, और Q वर्क की रिक्वायरमेंट हो, सॉरी Q एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, W वर्क की रिक्वायरमेंट हो, और Q हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। किस काम के लिए? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? डेल्टा थीटा, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी दिए गए सब्सटेंस का। तो हम ये कहेंगे कि जो W और Q इसका रेशियो होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, जिसे हम J से डिनोट कर रहे हैं, और इसी को हम बोलेंगे ये क्या है, ये है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये J जो है वो रिप्रेजेंट करता है जिसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को। और जूल ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, इन दोनों वैल्यूज का रेशियो निकाला और उन्होंने जो रेशियो पाया वो 4.18 था। तो इसी नाते हम लोगों ने कहा कि J की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4.18 जूल पर कैलोरी। और यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू 1/4.18, sorry, 1 calorie equal to 4.18. Thank you for watching. Please like, share and subscribe this video and this channel.